एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षाओं के लिए हम आज प्लेटो के राज्य संबंधी विचारों पे एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। लेकिन फिर पहले की तरह हम आपसे कहते हैं ये चर्चा जो होगी संक्षिप्त भले ही रहे लेकिन बहुत ही सारगर्भित रहेगी और आपको इसका लाभ बहुत अधिक मिलेगा। आपकी परीक्षाएं जो आगे होंगी उसमें आपको इससे ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे और फिर हम अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल कराएंगे आपको। तो वास्तव में प्लेटो के राज्य संबंधी जो विचार हैं वो विचार कैसे थे, इस पे हमें चर्चा करनी है। तो प्लेटो का स्थिति क्या थी कि प्लेटो सुकरात का शिष्य था। सुकरात के साथ में वो 8 वर्ष तक रहा और जब सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया तो प्लेटो के मन में ये विचार आया कि इस शासन व्यवस्था में बहुत परिवर्तन की जरूरत है और ऐसा राज्य बनाने की जरूरत है, ऐसा राज्य स्थापित करने की जरूरत है जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी दार्शनिक के साथ ऐसा ना होने पाए। तो ऐसे राज्य को उसने आदर्श राज्य कहा कि जो ऐसा राज्य होगा वो आदर्श राज्य होगा वास्तव में। तो प्लेटो ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में आदर्श राज्य की कल्पना की, लेकिन आगे चलकर उसे ये लग गया कि आदर्श राज्य बनाना संभव नहीं है। क्यों आदर्श राज्य बनाना संभव नहीं है? क्योंकि ना तो ऐसा आदर्श राजा मिलना संभव है और ना ही एक प्रकार की शासन व्यवस्था को लंबे समय तक चलाना संभव होता है। वो कहता है कि एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था जो होती है वो राज्य के पतन का कारण बन जाती है। ये उसको बाद में एहसास हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, प्लेटो ने अपने जीवन के बाद अंतिम समय में उसने आदर्श राज्य की संकल्पना में कुछ परिवर्तन कर लिया। इसका मतलब क्या होता है कि प्लेटो के राज्य संबंधी जो विचार थे वो स्थायी नहीं थे, वो स्थिर नहीं थे, वो स्थिर नहीं थे, स्थिर नहीं थे, बल्कि परिवर्तनशील थे। प्लेटो के राज्य संबंधी विचार जो थे ये परिवर्तनशील थे, ये परिवर्तनशील थे, परिवर्तनशील थे। उसने क्या किया, उसने अपने जीवन के शुरुआती समय में आदर्श राज्य की कल्पना की, आदर्श राज्य की कल्पना की और अपने जीवन के अंतिम समय में यथार्थवादी राज्य या मिश्रित राज्य की कल्पना की। अर्थात प्लेटो के राज्य संबंधी विचारों में स्थिरता नहीं थी, वो स्थिर नहीं थे, वो परिवर्तनशील थे। तो ये बातें किस तरह से आई इसको हम समझ लें। वास्तव में प्लेटो क्या कहता था? प्लेटो कहता था कि राज्य जो है वो मानव आत्मा का बृहद रूप है। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा, प्लेटो कहता था, प्लेटो ने कहा, आप हमारे साथ इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक होगा। प्लेटो ने क्या कहा? राज्य मानव आत्मा का वृहद रूप है, मानव आत्मा का वृहद रूप है, मानव आत्मा का वृहद रूप है, वृहद रूप है। या इसी को दूसरे शब्दों में कहा उसने, राज्य मानव का वृहद रूप है या राज्य मनुष्य का वृहद रूप है, राज्य मनुष्य का वृहद रूप है, मनुष्य का वृहद रूप है। ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। किसने कहा है कि राज्य मनुष्य का बृहद रूप है? ये प्लेटो ने कहा है। और अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था राज्य परिवार का बृहद रूप है। दोनों के अंतर को आप समझिएगा। आगे चलकर हम अरस्तु पर भी अपने लेक्चर वीडियो के रूप में डालेंगे। आप देखिएगा कि उसमें हम आपको इस चीज को लिखा देंगे। अरस्तु ने राज्य को परिवार का वृहद रूप माना और राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया उस पर भी हम आगे के क्लासेस में चर्चा करेंगे। लेकिन प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि राज्य मानव आत्मा का वृहद रूप है। वो कहता है, प्लेटो कहता है कि मनुष्य और राज्य में केवल शारीरिक समानता नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक समानता भी होती है। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने
मनुष्य और राज्य में, मनुष्य और राज्य में, मनुष्य और राज्य में, मनुष्य और राज्य में शारीरिक और आध्यात्मिक समानता मानी है। आध्यात्मिक समानता मानी, आध्यात्मिक समानता मानी है। इसको हम इस बॉक्स में लिख दे रहे हैं। प्लेटो ने मनुष्य और राज्य में आध्यात्मिक और शारीरिक समानता मानी। वो कहता था कि मनुष्य और राज्य में केवल शारीरिक समानता नहीं होती, शारीरिक समानता के साथ आध्यात्मिक समानता भी होती है। इसीलिए उसने अपने जीवन के शुरुआती दौर में आदर्श राज्य की कल्पना की। तो वो क्या कहता था, उसने अपने जो ग्रंथ लिखा था रिपब्लिक ग्रंथ में उसने आदर्श राज्य की कल्पना की। और ये आदर्श राज्य कैसा होगा, जिसमें राजा जो होगा वो दार्शनिक होगा, राजा जो होगा वो दार्शनिक होगा, बहुत विद्वान होगा। आप हमारे न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत से संबंधित वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप अगर उसको देखे हैं तो आपको इस क्लास को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। प्लेटो कहता है कि जो आदर्श राज्य होगा, ये आदर्श राज्य में राजा दार्शनिक होगा। वो कहता था या तो दार्शनिक को राजा बनाया जाए या राजा खुद ही आत्मसंयम के द्वारा दार्शनिक बन जाए, तो फिर वह राज्य आदर्श राज्य बन जाएगा। उसने कहा कि जब तक दार्शनिक को राजा नहीं बनाया जाएगा या राजा दार्शनिक नहीं होंगे, तब तक राज्य की समस्याएं या राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। उसने क्या कहा, जब तक दार्शनिक को राजा नहीं बनाया जाएगा या राजा स्वयं दार्शनिक नहीं बन जाएंगे, तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। ये बातें उसने किस में कही, अपने ग्रंथ रिपब्लिक में कही। लेकिन रिपब्लिक उसने अपनी युवावस्था के समय लिखा था। आगे चलकर क्या हुआ, उसे एक बात समझ में आ गई कि इस तरह का दार्शनिक राजा, विद्वान राजा मिलना बड़ा मुश्किल काम है। अर्थात दार्शनिक राजा कैसा होगा, जिसमें श्रेष्ठ आत्मा के गुण हो, वो श्रेष्ठ हो, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करता हो, निरंतर सत्य का अन्वेषण करता हो, उसके अपने कोई हित ना हो, उसका अपना कोई परिवार ना हो, उसके पास कोई संपत्ति ना हो, वो केवल लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। तो प्लेटो को आगे चल के समझ में आ गया कि ऐसा राजा मिलना संभव नहीं है। तो उसने आगे चल के 366-67 ईसा पूर्व में जो ग्रंथ लिखा था, वो कौन सा था, स्टेट्समैन। स्टेट्समैन में उसने वास्तव में विधि आधारित शासन की संकल्पना प्रस्तुत कर दी थी कुछ हद तक, और उसने राज्यों का वर्गीकरण बताया था, जिसमें कितने लोग शासन कर रहे हैं, शासकों की संख्या, और वह राज्य विधि आधारित है या विधि विहीन है, इस आधार पर उसने राज्यों का वर्गीकरण कर दिया था। लेकिन अपने अंतिम ग्रंथ द लॉज में, उसके जीवन का अंतिम ग्रंथ था द लॉज उसके जीवन का अंतिम ग्रंथ था। द लॉज में उसने कहा कि वास्तव में आदर्श राज्य बनना संभव नहीं है, क्योंकि दार्शनिक राजा मिलना संभव नहीं है, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि एक ही प्रकार की शासन पद्धति जो होती है वो राज्य के पतन का कारण बनती है। इसलिए उसने द लॉज में क्या किया, उसने राजतंत्र और लोकतंत्र, इन दोनों की उन बातों को समाहित किया जो उसकी निगाह में श्रेष्ठ शासन के लिए जरूरी हैं, और इन दोनों को मिलाकर उसने मिश्रित राज्य की कल्पना की, जो कि कहलाता है उसका उप आदर्श राज्य या यथार्थवादी राज्य। और जब द लॉज की रचना कर रहा था
प्लेटो, उस समय अरस्तु उसके साथ रहता था, उसका शिष्य था और अरस्तु पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इसीलिए अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वो काफ़ी हद तक प्लेटो के उप आदर्श राज्य या यथार्थवादी राज्य से मिलता है। तो प्लेटो ने अपने जीवन के शुरुआती समय में रिपब्लिक ग्रंथ लिखा और उसमें आदर्श राज्य की कल्पना की, लेकिन जीवन के अंतिम समय में उसने द लॉज नामक ग्रंथ लिखा और उसमें उसने उप आदर्श राज्य या मिश्रित राज्य की कल्पना की। तो अब हम जरा समझ लें कि प्लेटो का आदर्श राज्य और मिश्रित राज्य की विशेषताएं क्या क्या। सबसे पहले देख लें प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य जो होगा वो राज्य ऐसा होगा जिसमें राजा दार्शनिक होगा। वो कहता है इसमें दार्शनिक को राजा बनाया जाएगा। प्लेटो कहता था जब तक, प्लेटो क्या कहता था, प्लेटो कहता था कि जब तक दार्शनिक शासक नहीं होंगे, कहता था जब तक दार्शनिक शासक नहीं होंगे या शासक दार्शनिक नहीं होंगे, शासक दार्शनिक नहीं बनेंगे, शासक दार्शनिक नहीं बनेंगे या नहीं होंगे, तब तक राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। अंत नहीं होगा। वो कहता था, प्लेटो कहता था या तो दार्शनिक को शासक बना दिया जाए या शासक स्वयं दार्शनिक बन जाए, तभी राज्य की बुराइयों का अंत होगा, अन्यथा राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। क्योंकि जो दार्शनिक है, इस दार्शनिक में श्रेष्ठ आत्मा के गुण रहते हैं, तो इसे शासक बनाया जाना चाहिए। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की जो पहली विशेषता है वो कौन सी है? दार्शनिक राजा। अब हम देख लें इसके बाद में दूसरी विशेषता कौन सी है आपके सामने। दूसरी विशेषता क्या थी? निरंकुश शासन। वो कहता है कि जो आदर्श राज्य होगा, आदर्श राज्य विधि विहीन राज्य होगा। वह कहता था आदर्श राज्य विधि विहीन राज्य होगा, इसमें कानून का शासन नहीं होगा। वो कहता था कि इसमें कानून का शासन नहीं होगा, यहाँ पर केवल दार्शनिक राजा जो है इसका शासन होगा। वो राजा जो कुछ सोचेगा, जो कुछ करेगा, वही कानून बन जाएगा और यहाँ पे कोई भी कानून नहीं होगा। इसका मतलब है कि सारी शक्तियाँ दार्शनिक राजा को मिल रही हैं, अर्थात ये निरंकुश शासन हो जाता है। यह निरंकुश शासन है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये निरंकुश शासन पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं था। ये पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं था। कारण यह है कि राजा जो है, इस राजा पर नैतिक बंधन रहते थे। ये नैतिक बंधनों से बंधा रहता था, भले ही किसी भी विधि के अधीन नहीं होता था, लेकिन इस राजा पर नैतिक बंधन होते थे। इसलिए यह शासन निरंकुश शासन दिखाई देता है, लेकिन निरंकुशता असीमित नहीं होती थी। यहाँ पे निरंकुशता असीमित नहीं होती थी। क्यों असीमित नहीं होती थी? निरंकुशता असीमित नहीं। क्यों असीमित नहीं? क्योंकि राजा पर नैतिक बंधन है। क्योंकि राजा पे नैतिक बंधन है, इसीलिए निरंकुशता असीमित नहीं हो पाती थी। राजा नैतिक बंधनों से बंधा रहता था। अब अगली विशेषता जो है वो कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ शासन। प्लेटो कह रहा है कि ये शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है। सर्वश्रेष्ठ शासन क्यों है? उसने इसके दो कारण बताए। उसने कहा कि ये शासन सर्वश्रेष्ठ क्यों है। कारण सबसे पहला ये है कि जो ये राजा है, इस राजा में श्रेष्ठ आत्मा के गुण हैं, श्रेष्ठ मानव के गुण हैं। पहला कारण है, राजा या शासक जो है, राजा में, इसका कारण क्या है? श्रेष्ठ शासन का पहला कारण है राजा में श्रेष्ठ आत्मा के गुण होते हैं। श्रेष्ठ आत्मा के गुण होते हैं।
श्रेष्ठ आत्मा के गुण होते हैं। और श्रेष्ठ आत्मा के गुण होने का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा सत्य का अन्वेषण कर रहा है, हमेशा सत्य का अन्वेषण कर रहा है कि सत्य क्या है, जो सत्य है उसी के अनुसार उसे कार्य करना है। तो पहली बात ये हुई कि राजा में श्रेष्ठ आत्मा के गुण हुए और वो हमेशा सत्य का अन्वेषण कर रहा है, सत्य की खोज कर रहा है। एक बात, सत्य का अन्वेषण कर रहा है। दूसरी बात क्या होती है कि जो राजा होता है, शासक होता है, उसके अपने कोई हित नहीं होते। प्लेटो ने क्या कहा था कि जो आदर्श राज्य होगा, आदर्श राज्य में सैनिक और शासक जो दो होंगे वो अपनी संपत्ति नहीं रखेंगे, अपना परिवार नहीं रखेंगे। अर्थात जो दार्शनिक राजा है इसके पास कोई संपत्ति नहीं होगी, कोई परिवार नहीं होगा और इसका अपना कोई हित नहीं होगा। इसके लिए राज्य का कल्याण करना ही सर्वप्रमुख कार्य होगा। अर्थात यह राज्य के कल्याण के लिए हमेशा लगा रहेगा, राज्य के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। और ये वास्तव में राजा क्या करता है, ये अपने हितों को और राज्य के हितों को एक कर लेता है, दोनों का तादात्म्य कर लेता है। यहां पर जो राजा है, ये राजा राज्य और व्यक्तिगत हितों, राज्य के हित और व्यक्तिगत हित, राज्य के हित और व्यक्तिगत हित एवं व्यक्तिगत हित का तादात्म्य कर लेता है, दोनों को मिला देता है, दोनों को एक कर लेता है कि राज्य के हित और इसके अपने हित अलग नहीं है, दोनों एक ही हो जाते हैं। तो इस तरह से ये राज्य वास्तव में क्या होता है, यहाँ पे शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि राजा हमेशा सत्य का अन्वेषण कर रहा है और वह जनता के कल्याण में ही हमेशा लगा हुआ है। तो अब इसके बाद अगली विशेषता प्लेटो के अनुसार क्या है, न्याय और नैतिकता पर आधारित है। वो कहता है ये न्याय और नैतिकता पर आधारित है। कैसे आधारित है इसको भी हम समझ लें, और इसको समझने के लिए आपको हमारे न्याय सिद्धांत का वीडियो अच्छी तरह से एक बार फिर देख लेना चाहिए। हमने न्याय सिद्धांत में बताया है कि मानव आत्मा के 3 लक्षण होते हैं और उसी के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं और हर वर्ग अपने कार्यों को पूरा करता है, यही न्याय है। और वास्तव में क्या होता है कि यह नैतिकता पर भी आधारित होता है। नैतिकता पर कैसे आधारित हुआ, क्योंकि जो राजा है, जो शासक है, वो वास्तव में सत्य का अन्वेषण कर रहा है और हमेशा प्रजा के कार्य में लगा हुआ है अपनी इच्छा से। इस कारण यह नैतिकता पर आधारित होता है। प्लेटो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप चाहें तो हमारे साथ लिख सकते हैं। प्लेटो ने कहा था कि राज्य ओक के वृक्ष से नहीं बनते बल्कि लोगों के श्रेष्ठ चरित्र से बनते हैं। प्लेटो ने क्या कहा था, राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं होता, राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं होता, ओक के वृक्ष से नहीं होता, वृक्ष से नहीं होता, बल्कि लोगों के श्रेष्ठ चरित्र से होता है, बल्कि लोगों के श्रेष्ठ चरित्र से होता है, श्रेष्ठ चरित्र से होता है। और लोगों के श्रेष्ठ चरित्र का मतलब क्या है, वो नैतिकता के आधार पर कार्य करें। तो प्लेटो ने कहा था कि यह जो आदर्श राज्य है ये न्याय पर आधारित होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करते हैं, और ये नैतिकता पर आधारित होता है क्योंकि जो राजा है और जो वहाँ के सभी वर्ग हैं वो अपने कार्यों को उचित और अनुचित का भेद करके उसके आधार पे करते हैं। तो इस तरह से अगली विशेषता क्या थी, न्याय और नैतिकता पर आधारित। अब हम देख लें प्लेटो के आदर्श राज्य की एक और विशेषता है, विशेषीकरण पर आधारित। वह क्या कहता है कि राज्य में 3 वर्ग होंगे। कौन कौन से वर्ग, व्यापारी वर्ग या उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा दार्शनिक या शासक वर्ग।
दार्शनिक या शासक वर्ग। वो कहता है कि दार्शनिक ही शासक बनेगा, अर्थात दार्शनिक या शासक वर्ग एक ही अर्थ में होगा। वो कह रहा है कि अब ये जो तीनों वर्ग हैं ये अपने अपने गुणों के आधार पर अपने कार्य ही करेंगे, ये दूसरे वर्गों के कार्यों को नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इन वर्गों के लोगों में कार्य की विशेषज्ञता आ जाएगी और ये दूसरे वर्गों के कार्यों को भले ना कर सकें लेकिन अपने कार्य को करने में ये विशेषज्ञ हो जाएंगे, अर्थात इसका आदर्श राज्य जो है ये विशेषीकरण पर आधारित हो जाएगा। अब एक और विशेषता देख लें, वो क्या है, उसने क्या बताया था कि संपत्ति और परिवार का साम्यवाद होगा। वो कहता है कि वास्तव में जो अभिभावक वर्ग होगा, अभिभावक वर्ग में किसको शामिल करता है, सैनिक और शासक दोनों को, सैनिक और शासक दोनों को शामिल करता है। वो कहता है कि जो अभिभावक वर्ग होगा, इस अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद आवश्यक रहेगा और ये साम्यवाद कैसा होगा, संपत्ति का साम्यवाद होगा और दूसरा परिवार का साम्यवाद होगा। अर्थात अभिभावक वर्ग का कोई भी व्यक्ति, मतलब सैनिक और शासक जो होंगे, ना तो ये संपत्ति रखेंगे और ना ही ये शादी ब्याह करके अपना परिवार बसाएंगे। ये लोग संपत्ति और परिवार के विहीन रहेंगे। तो इस स्थिति में वे केवल राज्य के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसके आदर्श राज्य की, वो है संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। एक बात और, स्त्री पुरुष समानता। जब प्लेटो था, उस प्लेटो के समय में यूनान में स्त्री और पुरुष में समानता नहीं थी। उस समाज में स्त्री और पुरुष में भेदभाव होता था, लेकिन प्लेटो ने कहा कि स्त्री और पुरुष में समानता होनी चाहिए, तभी आदर्श राज्य बनेगा। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए स्त्री पुरुष समानता आवश्यक है। और उसने राज्य नियंत्रित शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी और इस पे हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना पर पूरी क्लास है, पूरा लेक्चर है, उसको आप देख लें। उसने कहा था आदर्श राज्य के लिए राज्य नियंत्रित शिक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी से श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होगा। राज्य नियंत्रित शिक्षा से ही श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होगा और उसका जो राज्य है वो वास्तव में सर्वाधिकारवादी स्वरूप रखता है। सर्वाधिकारवादी स्वरूप रखता है, क्यों रखता है? क्योंकि ये राज्य मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में अपना दखल देता है और उस पर नियंत्रण रखना चाहता है। तो इस तरह से जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसकी ये विशेषताएं हैं। लेकिन जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि प्लेटो ने अपने जीवन में भले ही आदर्श राज्य की बातें कहीं और रिपब्लिक में उसने आदर्श राज्य कैसे स्थापित होगा इसकी कल्पना की, उसकी योजना प्रस्तुत की, लेकिन प्लेटो के समय से ही उसके इस आदर्श राज्य की आलोचना होने लगी थी और उसकी आलोचना करने वाले लोगों में सबसे प्रमुख था उसका शिष्य अरस्तु। और इसी कारण प्लेटो अरस्तु से बहुत नाराज रहता था। अरस्तु पढ़ाते हुए हम आपको फिर से बताएंगे, अभी एक बार बता दे रहे हैं। प्लेटो अरस्तु से इतना नाराज रहता था, वो कहता था कि अरस्तु घोड़ी के उस बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पीकर उसी को लात मारती है। क्योंकि प्लेटो का सबसे बड़ा आलोचक अरस्तु था। अरस्तु ने उसके आदर्श राज्य की आलोचना की और क्या कहा कि ऐसा आदर्शवादी शासक मिलना असंभव है, इसीलिए यह आदर्श राज्य अव्यवहारिक है। और आगे चलकर प्लेटो को भी एहसास हो गया था कि ऐसा आदर्शवादी शासक मिल ही नहीं सकता और आगे चलकर उसने उपादर्श राज्य या मिश्रित राज्य की कल्पना प्रस्तुत की थी। और एक और बहुत बड़े विद्वान हैं लॉर्ड एक्टन, इन्होंने भी आलोचना की है और इनकी आलोचना ये दूसरी जो हुई है प्लेटो के आदर्श राज्य की, वो क्यों हुई है? क्योंकि दार्शनिक शासक को प्लेटो क्या कर रहा है, उससे सत्ता असीमित सौंप रहा है, अर्थात यहां वो निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। क्योंकि प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तव में विधि आधारित राज्य नहीं है, वहां पे कानून नहीं होगा, कानून का शासन नहीं होगा जैसे वर्तमान समय में विधि आधारित राज्य होता है, उस तरह का नहीं है उसका आदर्श राज्य। वो विधि विहीन राज्य है, वहां पर राजा जो चाहेगा वही कानून बन जाएगा। तो लॉर्ड एक्टन और बहुत से विद्वानों ने कहा कि इस तरह तो
प्लेटो क्या कर रहा है, दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां सौंप के निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा था, सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है और निरंकुश सत्ता उसे पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। एक्टन कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सत्ता निरंकुश रूप से दे दी जाए तो व्यक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगा। एक और आलोचक हैं प्लेटो के, वो हैं कार्ल पापर। कार्ल पापर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि वास्तव में प्लेटो जो है वो खुद राजा बनना चाहता था। कार्ल पापर कह रहे हैं प्लेटो खुद राजा बनना चाहता था, इसीलिए उसका जो ग्रंथ है रिपब्लिक और जो उसके आदर्श राज्य की कल्पना है वो उसने इसीलिए की जिससे वो राजा बन जाए। कार्ल पापर ने क्या कहा, दार्शनिक राजा जो है, जो प्लेटो कल्पना करता है दार्शनिक राजा की, वह प्लेटो स्वयं है। उन्होंने कहा था कि ये दार्शनिक राजा प्लेटो स्वयं को मान रहा है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कह रहा है। और उन्होंने क्या किया, कार्ल पापर ने जो प्लेटो का आदर्श राज्य है इसे प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दे दी थी। उन्होंने कहा था कि ये वास्तव में इसका जो आदर्श राज्य है वो प्रबुद्ध निरंकुशवाद है, अर्थात प्रबुद्ध लोग निरंकुश हो जाएं, उन पे किसी तरह की नियंत्रण ना रहे और पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करें। तो वास्तव में प्लेटो के आदर्श राज्य की बहुत सी आलोचनाएं हुई हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आलोचना अरस्तु ने की, यही चीज प्लेटो को अपने जीवन के अंतिम समय में समझ में आ गई थी और उसने अपने ग्रंथ द लॉज में मिश्रित राज्य या उप आदर्श राज्य की कल्पना की, जो कि वास्तव में लोकतंत्र और राजतंत्र की विशेषताएं रखता था। तो देख लें हम उसका जो उप आदर्श राज्य था या मिश्रित राज्य था, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। उसने कहा कि ऐसा राज्य जो हो इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, समुद्र से दूर हो और पहाड़ियों के मध्य हो। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि समुद्र से पास रहने पर दुश्मन लोग उस समुद्र के मार्ग से आकर आक्रमण कर सकते थे। और प्लेटो के समय में उसने देखा था कि एथेंस को कई बार में स्पार्टा के सामने पराजय का सामना करना पड़ा था। तो वो कल्पना कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा राज्य समुद्र से दूर हो और पहाड़ियों के मध्य हो। पहाड़ियों के मध्य होगा तो क्या होगा कि दुश्मन वहां आसानी से नहीं पहुंच सकेगा। और उसने कहा ऐसे राज्य की जनसंख्या जो हो वो 5040 हो। ये प्रश्न के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितनी बताई, 5040। इसके साथ ही आप यहीं देख लें अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या कितनी बताई थी और रूसो ने कितनी बताई थी, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। प्लेटो ने तो आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई और रूसो ने बताई थी कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। और अरस्तु कहता था कि आदर्श राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत कम हो, ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत अधिक हो, ना ही बहुत अधिक हो, ना ही बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो। इस तरह से अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या निर्धारित नहीं की है कि कितनी होनी चाहिए, उसने केवल ये कह दिया था कि ये जनसंख्या बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन रूसो ने कहा था कि आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए और प्लेटो ने क्या कहा था, ये जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। अब इसके बाद उसने अगली विशेषता क्या बताई थी, शासन व्यवस्था। वो कहता था कि जो शासन व्यवस्था वो कैसी होनी चाहिए, वो कहता है कि जो शासन करने की कार्य परिषद हो इसमें 360 सदस्य हो और 360 सदस्य जो हों इनको 30 सदस्यों की 12 परिषदों में विभाजित कर दिया जाए। 30 सदस्य इस तरह की कुल 12 परिषद बना दी जाएं और प्रत्येक परिषद केवल 1 माह शासन करे। वो कहता था एक परिषद जो होगी 1 माह शासन करेगी और 12 परिषदें रहेंगी, ये 12 माह शासन करेंगी। 30 व्यक्तियों की 12 समितियां बनाने की बात करता है और 360 सदस्य कुल कार्यकारिणी में रहेंगे जो शासन कार्य करेंगे। और इसने फिर क्या कहा कि संपत्ति और परिवार का साम्यवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अब मान लिया उसने कि अगर शासक वर्ग जो है उसका अपना परिवार नहीं होगा, वो कोई संपत्ति नहीं रख सकता, तो उसका पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा, वो कार्य नहीं करना चाहेगा। इसलिए यहाँ पर आकर उसने कहा कि संपत्ति और परिवार का साम्यवाद नहीं होना चाहिए। और इसमें आगे उसने एक और विशेषता क्या कही, भू संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। वो कहता है 5040 लोग जो हैं इनमें संपूर्ण जमीन को बांट देना चाहिए, क्योंकि
प्लेटो कहता है कि बहुत अधिक गरीबी और बहुत अधिक अमीरी अर्थात लोगों में आर्थिक असमानता जो होती है वो राज्य के पतन का कारण बनती है। तो इस तरह से अपने जीवन के अंत में आकर प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखा द लॉज, उसमें उसने उपादर्श राज्य या मिश्रित राज्य की संकल्पना प्रस्तुत कर दी, जिसके द्वारा उसने क्या किया कि लोकतंत्र और राजतंत्र की विशेषताओं को शामिल कर दिया। तो इस तरह से प्लेटो के राज्य संबंधी विचार ये हैं। और हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में प्लेटो पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, उनको लेकर आएंगे और आप उसमें इन सारे टॉपिक्स, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, शिक्षा योजना और राज्य संबंधी विचार, इन पर सारी क्लासेस को आप रिवाइज करके फिर उसको देखेंगे तो आपको वो प्रश्न करने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमारी इन क्लासेस का आपको क्या लाभ मिल रहा है, आप इसको कमेंट में अवश्य लिखें। और अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं आपको तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।